हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने जो हिंदी का जो पेडागोजी सेक्शन है उसको स्टार्ट कर रखा है। उसके अकॉर्डिंग ये हमारी क्लास नंबर 9 है, जिसके अंदर हम उपचारात्मक शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रिमेडियल टीचिंग के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस टाइम पर मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में या फिर यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप बार बार सिर्फ और सिर्फ नोट्स को रिवाइज कीजिए, इन टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए, देन उसके बाद आप PYQ क्वेश्चंस को कीजिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि आज हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है उपचारात्मक शिक्षण। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है। देन उसके बाद हम देखेंगे कि उपचारात्मक शिक्षण करने के लिए हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि निदानात्मक परीक्षण हो गया या फिर आपका उपचारात्मक परीक्षण हो गया। हम इनके बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं। देन उसके बाद हम देखने वाले हैं इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, यानी कि निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण के बीच में क्या संबंध है। देन उसके बाद हम उपचारात्मक शिक्षण के प्रकार देखने वाले हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। उसके बाद हम उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य के बारे में जानेंगे, इनके महत्व के बारे में जानेंगे। देन उसके बाद हम इनके क्षेत्र के बारे में जानेंगे कि बच्चों को किन किन क्षेत्र के अंदर उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत पड़ती है। देन उसके बाद हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स, कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं या किस किस फील्ड में बच्चों को हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। रिमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण। देखिए, ये जो आपका टॉपिक है, आपकी हिंदी की पेडागोजी हो या फिर आपकी इंग्लिश की पेडागोजी हो या फिर आपकी साइकोलॉजी हो, मैथ्स की पेडागोजी हो, साइंस की पेडागोजी हो, EVS की पेडागोजी हो, यह टॉपिक आपको हर जगह मिलेगा और सेम ही टॉपिक है ये। तो हम इस टॉपिक को 4 से 5 बार पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण। देखिए, बच्चा या फिर छात्र यानी कि स्टूडेंट, इसमें हम देखते हैं कि बच्चे को किस किस फील्ड में समस्या आ रही है। भाई, जैसे क्लास में बच्चा पढ़ता है तो हम सबसे पहले क्या देखना चाहता है, जो एक शिक्षक होता है वो क्या देखता है, अगर जो बच्चा है ना वो अच्छी तरह से पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा, या फिर जो विषय को वो पढ़ रहा है उसे अच्छे से समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, या जो वो ज्ञान ले रहा है, जो वो नॉलेज गेन कर रहा है उसको स्थायी कर पा रहा है। स्थायी करने का मतलब है लगातार उसको अपने माइंड में सेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। या फिर उसे किस विषय में और किस टॉपिक को समझने में क्या आ रही है, समस्या आ रही है, हम इस चीज को देखते हैं। और या फिर सीखने के दौरान उसकी क्या क्या कमजोरियां हैं, यानी कि किन किन कमजोरियों का वो सामना करता है, किन किन समस्याओं का वो सामना करता है, क्यों वो चीजों को नहीं समझ पाता है, उसकी क्या कमजोरियां हैं, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो देखिए, इन कमजोरियों का क्या कारण है हम इस बारे में जानते हैं या इस बारे में हम जानना चाहते हैं। तो इन सब बातों का पता लगाने के लिए और उनका समाधान करने के लिए है ना, हम 2 तरह के परीक्षण करते हैं। जो मैंने पीछे आपको समस्याएं या जो कारण बताए हैं ना, ये सभी कारण है जो एक टीचर जानना चाहता है क्लासरूम के अंदर। हर एक बच्चे के बारे में जानना चाहता है कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और इन प्रॉब्लम्स को जानने से पहले, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण करने से पहले उसे किन किन स्टेप से निकलना पड़ता है एक टीचर को, हम उस बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आपको समस्याएं मैंने बता दी हैं। अब ये सारी समस्याएं होती है एक बच्चे को क्लास के अंदर पढ़ते समय, ठीक है। और उसके बाद इन समस्याओं का समाधान के लिए 2 तरह के परीक्षण किए जाते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका आता है निदानात्मक परीक्षण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ठीक है, यानी कि डायग्नोस करना, किसी चीज के बारे में पता लगाना, ठीक है। तो देखिए, और नेक्स्ट है हमारा रेमेडियल असेसमेंट यानी कि उपचारात्मक परीक्षण, हम इसके बारे में जानेंगे क्या है ये, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम निदानात्मक परीक्षण। देखिए, जिस प्रकार एक डॉक्टर होता है तो वो दवाई देने से पहले क्या करता है, रोग के कारणों का पता लगाता है ना। जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, सबसे पहले वो क्या करता है, डिफरेंट तरह तरह की चीजें, मशीन्स, उनका यूज करता है और पहले पता लगाता है कि भी इसको प्रॉब्लम क्या है, बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, ऐसा ही करता है ना डॉक्टर। और जब उसे पता चल जाता है कि भाई ये बीमारी है, उस बीमारी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, उपचार करता है। तो इसी तरह से आपका निदानात्मक परीक्षण है,
ठीक है। जो एक शिक्षक होता है ना, वो सबसे पहले क्या करेगा, जो उसकी कक्षा के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनकी समस्याओं का पता लगाएगा। अब भाई उनकी क्या कारण है, किन किन क्षेत्र में बच्चे को क्या आ रही है, समस्या आ रही है, और ये समस्या क्यों आ रही है, इन सब चीजों के बारे में सबसे पहले क्या करता है, वो पता लगाता है। तो जो इन समस्याओं के पता लगाने को कहते हैं ना, वो कहलाता है आपका निदानात्मक परीक्षण। ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, उसका समाधान करता है। इसलिए निदान का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो होता है छात्रों की समस्याओं या कारणों का पता लगाना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको याद रखना। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये निदान का मतलब क्या है, छात्रों की समस्याओं या कारणों का पता लगाना कि बच्चे को किस किस क्षेत्र के अंदर समस्या आ रही है। ठीक है, यानी कि जो शिक्षक है यह पता लगाता है कि बच्चों को सीखने में कहां कहां पर समस्या आ रही है, और इसके लिए वो क्या करता है, जिस तरह एक डॉक्टर है ना मल्टीपल मशीन्स का यूज करता है ना, विभिन्न विभिन्न तरीकों से वो जानने की कोशिश करता है ना पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मशीन्स का यूज करता है रोग का पता लगाने के लिए। तो इसी तरह शिक्षक को भी विभिन्न विभिन्न तरीकों से, यानी कि मल्टीपल रिसोर्सेज से पता लगाना पड़ता है बच्चे को समस्या क्या है, बच्चे को सीखने में कहां पर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये किया जाता है निदानात्मक परीक्षण के अंदर। ठीक है, तो इसलिए निदानात्मक जो परीक्षण है, इसका अर्थ क्या हुआ, बच्चों या छात्रों की समस्याओं, कारणों और उनकी कमजोरियों का पता लगाना कि उन्हें कहां पर समझने में समस्या आ रही है। यह कहलाता है आपका निदानात्मक परीक्षण। यानी कि निदानात्मक परीक्षण की डेफिनेशन है ये, समस्या या कारणों का पता लगाना, बच्चे को जो प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम के बारे में सबसे पहले जानना, क्या कहलाता है, आपका निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, समस्याओं कारणों का पता लगाने के बाद जैसे और जितनी जरूरत होती है ना, इसके बारे में याद रखना आप, जैसे और जितनी, इसका मतलब क्या होता है मैं समझाऊंगा आपको। जैसे और जितनी जरूरत होती है ना, उसी के अनुसार इनका क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है। और इस समाधान करने को क्या कहा जाता है, उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। तो यानी कि निदानात्मक परीक्षण की डेफिनेशन तो क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ मशीन्स का, यानी कि मल्टीपल रिसोर्सेज का यूज करके समस्या का सिर्फ और सिर्फ पता लगाना, उसको तो बोलेंगे निदानात्मक परीक्षण। और जब हम उन समस्याओं का समाधान करते हैं ना, तो समाधान करने को बोला जाता है उपचारात्मक शिक्षण। अब वो कुछ भी डेफिनेशन दे आपको, ऑप्शंस में वो कुछ भी घुमा फिरा कर लैंग्वेज लिखे, ठीक है, आपके माइंड में सिर्फ इतना होना चाहिए, समस्याओं का, कारणों का, कमजोरियों का पता लगाया जा रहा है ना, तो वो कहलाएगा आपका निदानात्मक परीक्षण। और जब उसका उपचार किया जाएगा ना, यानी कि समाधान किया जाएगा ना, तभी वो आपका उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगा। पता लगाना निदानात्मक और समाधान करना उपचारात्मक, इस चीज को आप याद रखना। अब देखिए आगे, अब हम देखते हैं उपचारात्मक परीक्षण या शिक्षण के बारे में। अब उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है, देखिए, जब शिक्षक छात्रों को सीखने में होने वाली विभिन्न समस्याओं, कारणों और कमजोरियों का पता लगाकर उनका जैसे जरूरत होती है ना वैसा ही समाधान करता है। जैसे जरूरत होती है वैसे ही समाधान करता है। इस समाधान करने को कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण या उपचारात्मक परीक्षण। समाधान करने को याद रखना, इस बात को आप समाधान करने को कहते हैं। और जैसी जरूरत होती है वैसा ही समाधान, इसका मतलब क्या है, आप ऐसे समझिए, अब क्लास में है ना, आप क्या कर रहे हो, बच्चों को एक पाठ पढ़ा रहे हो और पाठ के बीच में छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, आपको पता है अच्छे से। ठीक है, तो क्या हुआ, बच्चों को टॉपिक्स में दिक्कत आई है, एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उस टॉपिक में बच्चों को क्या आई, प्रॉब्लम आ गई। तो अब आप क्या करोगे ना, पाठ पढ़ाने के बाद जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आई है ना बच्चे को, सिर्फ और सिर्फ आप उस टॉपिक को ही दोबारा बताओगे। ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीट पाठ को दोबारा पढ़ाने वाले हो, कंप्लीट चैप्टर को दोबारा पढ़ाओगे, ऐसा नहीं करोगे आप सिर्फ और सिर्फ जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, जहां पर बच्चे को दिक्कत आ रही थी, आप सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक को ही करवाओगे। इसलिए बोला गया है जैसी जरूरत होती है ना वैसा ही समाधान। ठीक है, आगे देखिए, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में सह संबंध होता है, यानी कि ये एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं। ऐसा क्यों बोला गया है, पर नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले रोग का पता लगाया जाएगा और उसके बाद ही रोग का इलाज होगा। समझ रहे हो ना आप, जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो ऐसा थोड़ी ना है वो बिना रोग का पता लगाए डायरेक्ट आपको बैठाएगा और बोलेगा ये लो भाई दवाई खा लेना। पर नॉर्मल सी बात है, जब तक उसको रोग का पता नहीं होगा वो दवाई कैसे दे सकता है। तो उसी तरह है ये, सबसे पहले जब तक आपको नहीं पता चलेगा अब बच्चे को कहां पर और किस फील्ड में समस्या है, तब तक आप उसका उपचार कैसे कर सकते हो।
है ना। तो इसलिए बोला गया है कि सबसे पहले निदानात्मक परीक्षण होगा और उसके बाद ही उसका उपचारात्मक शिक्षण होगा। तो निदानात्मक परीक्षण के बिना उपचारात्मक शिक्षण अधूरा है और उपचारात्मक शिक्षण के बिना निदानात्मक परीक्षण अधूरा है। यानी कि ये एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं, एक दूसरे के अंदर क्या है, सह संबंध है। ठीक है, समझ गए होंगे आप जो मैंने समझाया है। देखिए, जिस तरह बिना रोग का पता चले उसका उपचार नहीं किया जा सकता ना, उसी तरह जब तक निदानात्मक परीक्षण नहीं होगा उपचारात्मक शिक्षण नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले कमियों का पता चलेगा और तभी उसका क्या किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। नॉर्मल सी बात है। इसलिए ही निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद बात आती है जो आपका उपचारात्मक शिक्षण है ना, वो कितने प्रकार का होता है। तो ये होता है आपका 2 प्रकार का। कौन कौन सा? सबसे पहले आता है आपका व्यक्तिक, यानी कि इंडिविजुअल, अकेला टाइप। आप ये समझ के देखिए, व्यक्तिक यानी कि इंडिविजुअल बंदा है। ठीक है, यानी कि सबका अलग अलग। अब देखिए कैसे, जब किसी विशेष प्रकरण यानी कि पर्टिकुलर टॉपिक में सिर्फ 2-4 छात्र कमजोर हों तो आप व्यक्तिगत शिक्षण या निर्देशन देकर उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, एज पर नीड, जैसी जरूरत वैसे ही। पर नॉर्मल सी बात है, एक क्लास के अंदर 30 या 60 स्टूडेंट है। अब नॉर्मल सी बात है, उसमें प्रॉब्लम सिर्फ 2 या 4 बच्चों को आ रही है, तो आप ऐसा तो नहीं करोगे ना, उन 2-4 बच्चों की वजह से आप कंप्लीट क्लास को ही दोबारा पढ़ाना स्टार्ट कर दोगे उस टॉपिक को। नहीं करोगे ना ऐसा। आप क्या करोगे, उन 2-4 बच्चों को ही आप क्या दोगे, अलग से निर्देश दे दोगे या थोड़ी सी डायरेक्शन दे दोगे उनको। अब भाई आप ऐसे ऐसे कीजिए इस क्वेश्चन को, या हो जाएगा ये। तो इसको बोलते हैं व्यक्तिक। यानी कि जब आप एक विशेष पर्टिकुलर टॉपिक को 2-4 छात्र हैं तो उनको आप अलग से बता दोगे। ठीक है ना, कंप्लीट क्लास को इंक्लूड नहीं करोगे उसके अंदर, यह कहलाएगा आपका व्यक्तिक। और एक होता है आपका सामूहिक। अब सामूहिक का मतलब आप समझ गए होगे। पर नॉर्मल सी बात है, जब क्लास में ज्यादातर बच्चे हैं ना, पर नॉर्मल सी बात है 30 बच्चे हैं मान लो आप, अब 30 में से 20+ बच्चों को प्रॉब्लम है उस टॉपिक के अंदर, तो आप कर सकते हो कंप्लीट क्लास का एक साथ, यानी कि उस टॉपिक को आप कंप्लीट क्लास को दोबारा पढ़ा दोगे। तो यह कहलाएगा आपका सामूहिक परीक्षण। ठीक है, या सामूहिक शिक्षण। यानी कि जब कक्षा में ज्यादातर छात्र किसी टॉपिक में कमजोर हो ना, तो आप सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण करवा देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद आता है आपका उपचारात्मक शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं और क्या महत्व है। आप उद्देश्य भी समझ सकते हो या फिर इसको महत्व भी बोल सकते हो। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण क्यों किया जाता है, हम इस बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, इससे अधिगम में आने वाली समस्याओं को आप क्या करते हो, दूर करना चाहते हो, या दूर करना इसका क्या है, एक उद्देश्य है। अधिगम में यानी सीखने में, बच्चे को सीखने में जो जो प्रॉब्लम्स आती है ना, आप उन प्रॉब्लम्स को क्या करना चाह रहे हो, दूर करना चाह रहे हो। इसलिए आप क्या करते हो, उपचारात्मक शिक्षण करते हो। आगे देखिए, छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करना आपका उद्देश्य है। भाई नॉर्मल सी बात है, मैंने अभी आपको बताया था, वही व्यक्तिगत परीक्षण देख लीजिए आप, या एज पर नीड का फॉर्मूला देख लीजिए आप। तो उसमें किसकी बात हो रही है, व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में बात हो रही है ना, तो ये भी आपका एक उद्देश्य हो गया। उसके बाद बच्चों को सीखने की कमियों को दूर करना, ये भी हमारा उद्देश्य है उपचारात्मक शिक्षण का। या फिर बच्चों में सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पर देखिए नॉर्मल सी बात है, जब आप किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन को या किसी भी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको वो सब्जेक्ट या वो मैथ्स या वो क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, आप उस सब्जेक्ट को रख देते हैं, अब छोड़ यार इसको मैं बाद में देखता हूँ, करते हैं ना आप ऐसा। तो उपचारात्मक शिक्षण का जो उद्देश्य है पता है क्या है, पर नॉर्मल सी बात है, उस सब्जेक्ट में आपकी रुचि उत्पन्न करना। कैसे होगी, टीचर आपको उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाएगा, उस सब्जेक्ट के बारे में सिखाएगा। तो हमारा उपचारात्मक शिक्षण का एक ये भी उद्देश्य है, ताकि बच्चों में अपने सब्जेक्ट या अपने मैथ्स या जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में रुचि उत्पन्न की जा सके, ताकि वो उसको हार्ड ना लगे। ठीक है, आगे देखिए, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना यानी मोटिवेट करना, ये भी क्या है, उपचारात्मक शिक्षण का एक उद्देश्य है। आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें देखनी है, जो भी पॉजिटिव चीजें होंगी ना वो सारी उपचारात्मक शिक्षण में शामिल हो जाती हैं अपने आप। ठीक है, आगे देखिए, बच्चों के अवरोधकों को हटाकर उन्हें विकास की तरफ अग्रसर करना। अब अवरोधक क्या होते हैं आपको पता है, यानी कि वो सारी चीजें जो बच्चों को सीखने में क्या करें, प्रॉब्लम क्रिएट करें, उसके रास्ते में आए, वो सारी चीज कहलाती हैं आपकी अवरोधक। तो हमारा उद्देश्य क्या है, बच्चों के अवरोधकों को हटाकर उन्हें विकास की तरफ अग्रसर करना। सिंपल सी बात है। आगे देखिए, अब देखिए ये चीज मैंने आपको बताई थी अभी। अब जो उपचारात्मक शिक्षण है ना, वो कैसे होता है, जरूरत के अनुसार होता है, एज पर नीड होता है, जरूरत के अनुसार, एज पर नीड। जैसे किसी पाठ के बीच में किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आती है,
तो आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक को दोबारा करवाओगे। ऐसा नहीं करोगे कि आप पूरे पाठ को ही दोबारा पढ़ाने लग गए, पूरे चैप्टर को दोबारा करवाने लग गए, आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है ना। तो इसलिए बोला गया है कि जो उपचारात्मक शिक्षण है ना, एज पर नीड होता है, जरूरत के अनुसार होता है, ठीक है। आगे देखिए, नोट। ये नोट जब मैं डालता हूं ना, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है और आपको 100% याद करनी होती है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। अब देखिए, उपचारात्मक जो शिक्षण है ना, वो उपचारात्मक तब ही कहलाएगा जब आप कमी वाले क्षेत्र को समाधान जैसा पहले करवाया था ना, वैसा न करवाकर कुछ अलग तरीके से करते हैं, यानी कि कुछ क्रिएटिव करते हैं, तब ही वह उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, पर नॉर्मल सी बात है, आपने कोई चैप्टर पढ़ाया बच्चे को और थोड़ी देर बाद बच्चा आपके पास आया, अक्सर मुझे तो ये समझ में नहीं आया। अब आप क्या करोगे, आपने बच्चे को जैसे पहले समझाया था ना, वैसे ही दोबारा समझा दिया। बच्चा चला गया, थोड़ी देर बाद फिर आया आपके पास, अक्सर मुझे तो अभी भी नहीं समझ में आया। तो इसका मतलब पता क्या है, आप उपचारात्मक शिक्षण नहीं कर रहे हो। उपचारात्मक शिक्षण पता है कब होगा, जब बच्चा आपके पास आ रहा है ना समझने के लिए, अक्सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आपका जो फर्ज है, आप क्या करोगे, आपका फर्ज है कि आप अलग तरीके से, अलग मेथड से, अलग आसान तरीके से बच्चे को समझाइए, ताकि बच्चे को समझ में आ जाए, तभी वो उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगा। भाई नॉर्मल सी बात है, जैसे आपने पहले बताया था वैसे ही अगर दोबारा बच्चे को बता रहे हो तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। अगर उसे समझना होता या उसके लिए आसान होता पहले वाले तरीके से समझने के लिए, तो ये पहले ही समझ जाता ना, आपके पास दोबारा आता क्यों, समझ रहे हो ना आप। तो उपचारात्मक शिक्षण उपचारात्मक तब ही कहलाएगा जब आप कुछ क्रिएटिव करेंगे, कुछ अलग तरीके से बच्चे को समझाएंगे, ठीक है, तभी वो क्या कहलाएगा, आपका उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगा। इस बात को आप याद रखना। आगे देखिए, अब बात आती है उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र, यानी कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसके अंदर उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। अब नॉर्मल सी बात है भाई, उपचारात्मक शिक्षण उन्हीं क्षेत्रों में किया जाएगा ना जहां जहां पे बच्चे को प्रॉब्लम होगी। तो यानी कि हम वो जानना चाहते हैं कि बच्चे को किन किन क्षेत्रों के अंदर समस्याएं आती हैं, कहां कहां पर बच्चे डिफिकल्टी महसूस करते हैं, अधिगम में प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को किन किन क्षेत्रों के अंदर, तो वो देखेंगे हम। देखिए, हर बच्चा अपने आप में क्या होता है, अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, मैं बता चुका हूं आपको साइकोलॉजी में, इसलिए उनकी समस्याएं भी क्या होंगी, अलग अलग ही होंगे ना, इसलिए उनके उपचारात्मक क्षेत्र भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, सीधी सी बात है। तो डिफरेंट टाइप के आपके उपचारात्मक क्षेत्र हो गए। जैसे भाई हो सकता है बच्चे को पठन संबंधी प्रॉब्लम हो, कुछ बच्चों को, कुछ को उच्चारण में प्रॉब्लम आ रही हो, भाई अच्छे से वो उच्चारण नहीं कर पा रहे, अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं। भाई हो सकता है कुछ बच्चों को किस में प्रॉब्लम आएगी, लिखने में प्रॉब्लम आएगी, यानी कि लिख नहीं पा रहे अच्छे से। कुछ बच्चों को गणित में, यानी कि वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। तो हर बच्चा अपने आप में अलग होता है ना, तो इसलिए उनकी समस्याएं भी अलग अलग हैं। आगे देखिए, हो सकता है कुछ बच्चों को किस में प्रॉब्लम आए, भाषण संबंधी प्रॉब्लम आए, ठीक है, यानी कि वो अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं, स्पीक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी समस्याओं के क्षेत्र हैं, यानी कि इन क्षेत्रों के अंदर बच्चों को समस्या आ सकती है, ठीक है। अब देखिए आगे, इंपोर्टेंट डिसऑर्डर्स, अधिगम अक्षमताएं, ठीक है, यानी कि वो कौन कौन से डिसऑर्डर हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उनको देखेंगे, ठीक है। और ये हम साइकोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखिए आप, श्रवण संबंधी विकार, यानी कि ऑडिटरी डिसऑर्डर, यानी कि बच्चों को किसमें, सुनने में प्रॉब्लम है। सही बात है भाई, बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई पार्शियली सुनता है, कोई कंप्लीटली ही नहीं सुन पाता है। मैंने आपको ये भी बताया था साइकोलॉजी के अंदर, भाई जो बच्चा पार्शियली सुनता है उसको आप आगे बैठाइए, और जो बिल्कुल नहीं सुन पाता है उसको आप लिप रीडिंग करना सिखाइए, समझ रहे हो ना आप, मैंने आपको बताया था ये चीज। आगे देखिए, दृश्य संबंधी विकार, यानी बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ सकती है, देखने में प्रॉब्लम आ सकती है, इसको हम क्या बोलेंगे, विजुअल डिसऑर्डर बोलेंगे, यानी कि देखने में। भाई बच्चा पार्शियली डिसऑर्डर भी हो सकता है उसको विजुअल, और कंप्लीटली भी हो सकता है, यानी कि उसको थोड़ा थोड़ा दिख सकता है, या फिर वो कंप्लीटली ही नहीं देख पाता हो। सेम प्रोसेस, भाई जिस बच्चे को पार्शियली दिखता है क्लास में आप उसको आगे बैठाइए, ठीक है ना, जिससे क्या होगा, भाई बच्चा नॉर्मल सी बात है बोर्ड के पास रहेगा तो वो अच्छे से देख पाएगा चीजों को, ठीक है। आगे देखिए, इंद्रिय क्षमता संबंधी विकार, यानी सेंसरी डिसऑर्डर, यानी कि आपकी आंख, नाक, कान, इनसे संबंधित प्रॉब्लम्स, इसको बोलते हैं इंद्रिय क्षमता विकार, ठीक है। आगे देखिए, पठन संबंधी विकार, ये हम कर चुके हैं, यानी कि पढ़ने से रिलेटेड, इसको हमने क्या बोला था, डिसलेक्सिया बोला था। भाई नॉर्मल सी बात है, आप पेडागोजी पढ़िए या साइकोलॉजी पढ़िए, वर्ड वही आने हैं बच्चों के, ठीक है। तो पठन संबंधी विकार को किसको क्या बोलते हैं, यानी कि रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या कहलाएगी आपकी, डिसलेक्सिया कहलाएगी। ये आपकी स्पेलिंग होती है, आप इंग्लिश में ही याद रखना, हिंदी में देख लीजिए डिसलेक्सिया ही लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। आगे देखिए,
लेखन संबंधी विकार यानी कि लिखने में प्रॉब्लम, राइटिंग की प्रॉब्लम, ये क्या होती है? डिसग्राफिया। मैंने आपको बताया भी था ट्रिक, ग्राफ को आप क्या करते हो? राइट करते हो, यानी कि उसको लिखकर बनाते हो ना, ड्रॉ करते हो ना, तो राइटिंग से रिलेटेड हो गया, तो लेखन संबंधी हो गया ना, डिसग्राफिया हो गया। आगे देखिए, गणित संबंधी विकार यानी कि बच्चे को मैथमेटिकल प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि मैथ से रिलेटेड कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा बच्चा, तो नॉर्मल सी बात है, उसको हमने क्या नाम दिया था? डिसकैलकुलिया। ऐसा ही लिखा मिलेगा आपको, डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन, ठीक है, यानी कि बच्चा कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है। तो आप ट्रिक भी देखिए, आप खुद बता रहा है अपने आप में, अगर डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, बच्चे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे देखिए, वर्तनी संबंधी विकार यानी कि बच्चा अशुद्ध चीजें ज्यादा लिखता है, ठीक है, वो अच्छे तरीके से नहीं लिख पा रहा है, वो अशुद्ध चीजों को ज्यादा लिख रहा है, तो वो होता है आपका वर्तनी संबंधी विकार। इसको क्या बोला गया है? इसको बोला गया है डिसऑर्थोग्राफिया। डिसऑर्थोग्राफिया, आप ये स्पेलिंग भी याद रखना, और हो सकता है आपको ऐसे ही लिखा मिले, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं वर्तनी संबंधी विकार। आगे देखिए, भाषा संबंधी विकार यानी कि लैंग्वेज से रिलेटेड, अगर भाई बच्चा अच्छे से भाषा यूज नहीं कर पा रहा, उसको बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको बोलते हैं हम डिस्फेजिया, और इसी को हम अफेजिया भी कह देते हैं, डिस्फेजिया या अफेजिया, ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको, यानी कि भाषा संबंधी विकार, डिस्फेजिया या अफेजिया, ठीक है। तो देखिए, रिमेडियल जो टीचिंग हमारा टॉपिक है ना, वो हमारे सामने बार बार आएगा, क्योंकि वो हर सब्जेक्ट की पेडागोजी के अंदर है, यहाँ तक कि साइकोलॉजी के अंदर भी है। जब हम असेसमेंट का टॉपिक पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट मैं वही कराने वाला हूँ, तो तब आपको पता चलेगा उसके अंदर, ठीक है। सेम चीजें हैं, बार बार वही रिपीट होनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे से इन चीजों को याद रखना है। तो आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही था। अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस टाइम पर मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।